एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल का रिवाइज किया थोड़ा बहुत, क्या पढ़ा था हम लोगों ने? कल हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी यहाँ पर स्टार्ट की थी। यहाँ पर मैंने आपको कल कुछ बेसिक बातें पॉलिटी के बारे में बताई थी। उसके बाद यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट किया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है किस टाइप से यहाँ पर मतलब इसके क्या क्या सोर्सेस रहे, कहाँ से इसका इवोल्व होना स्टार्ट हुआ। तो इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने स्टार्ट किया था, जहाँ पर हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो मैंने आपको शुरू के अंदर बता दिए थे। इसके अलावा यहाँ पर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव जो रिफॉर्म्स हुए टाइम टू टाइम, अंग्रेजों के टाइम पे कि उन्होंने पहले क्या रिफॉर्म्स लाए, फिर क्या लाए, ऐसे करके यहाँ पर एक एक करके जो भी रिफॉर्म्स आए उनके बारे में हमने जानने की कोशिश की थी। जिसमें से पहला था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो इसके मैंने कुछ आपको फीचर्स बताए थे कि लाइक यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया है। इसके अलावा फर्स्ट टाइम जो है सुप्रीम कोर्ट इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश हुआ, और जो सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ इससे जुड़े मैंने कहा था आप लोगों को फैक्ट्स वगैरह थोड़े से अच्छे से याद रखना कि कौन पहला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जज था। इसके अलावा ओवरऑल यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ पर था, वो कहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ, किस एक्ट के तहत आया, तो वो सारी चीज़ें, और इसका क्या एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का क्या कार्य था, किस लिए सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 आता है, जिसके अंदर ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस लाया गया ताकि बेहतर यहाँ पर ओवरऑल बेहतर गवर्नेंस हो सके, जिससे यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कोड ऑफ डायरेक्टर से अलग कर दिया गया। यहाँ पर 6 मेंबर्स इसके अंदर रखे गए। इसके बारे में डिटेल में मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर चार्टर एक्ट ऑफ 1830, जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली है वो यहाँ पर एंड हो जाती है, और यहाँ पर इनको सिर्फ एक चाय और चाइना के साथ ट्रेड छोड़कर बाकी सारी चीज़ों में अब बाकी जो ब्रिटिश मर्चेंट्स हैं उनको अलाउड कर दिया जाता है कि आप लोग भी अब आपकी जो इच्छा है आप बिजनेस वगैरह इंडिया के अंदर जाकर कर लीजिए। इसके अलावा फर्स्ट टाइम मैंने बताया था जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको यहाँ पर अलाउड किया गया कि यहाँ पर आप इंडिया के अंदर आइए और इंडिया के लोगों को मॉडर्न एजुकेशन आपसे अवगत कराइए, साथ में अपना जो धर्म का प्रचार है, क्रिश्चियनिटी का प्रचार है, उसको भी यहाँ पर आप लोग अब कर सकते हैं। उनको अलाउड कर दिया गया ब्रिटिशर्स की तरफ से, और इसी के संदर्भ में यहाँ पर 1 लाख रुपए का यहाँ पर इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर खर्च करने का टारगेट रखा गया, ताकि इंडियंस को ये चर्च वाला प्रचार तो साथ में चलता ही रहता, साथ में जो मॉडर्न एजुकेशन है, जो ब्रिटिशर्स के हिसाब से मॉडर्न एजुकेशन है, उन सब से भी जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे इंडियंस जो है अवगत हो, ताकि वो बेसिकली अगर कोई उनकी एक तरह से आप खुद ही सोचो ना, अगर आप में से कोई पर्टिकुलर किसी भी रिलीजन के बेस्ड पे कोई चीज़ सीखेगा, साथ में रिलीजन भी सिखा रहे हैं वो पर्टिकुलर, और साथ में उसकी चीज़ें सिखाएगा, तो फिर आप लोग उस रिलीजन को भी श्रेष्ठ मानने लग जाओगे, और साथ में उससे जो जुड़ी चीज़ें हैं उनको आप एज ए सुप्रीम देखोगे। तो ये नॉर्मल सा यहाँ पर कह सकते हैं कि एक फिनोमिना है। कर्तव्य पूछ रहा है कि मेन गोल एजुकेशन था या सर स्प्रेडिंग रिलीजन, काइंड ऑफ ये जैसे ये दोनों चीज़ें ना एक साथ ही चलती है कि रिलीजन भी साथ में स्प्रेड होता रहेगा, और रिलीजन से क्या होगा कि हमारी सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश होगी। एजुकेशन से ये रहेगा कि हमें एक वर्किंग लेबर मिल जाएगी जो हमारे लिए काम कर सके, हमारी चीज़ों को समझ सके, फालतू में विद्रोह ना करे, तो वो सारी चीज़ों के लिए। और फर्स्ट टाइम जो है इंडियन मार्केट यहाँ पर ओपन कर दिया गया ब्रिटिश मर्चेंट के लिए, जो मैंने आपको बता दिया। कुछ कुछ जगहों पर टैक्सेस वगैरह भी कलेक्ट करने स्टार्ट किए। इसके अलावा चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बारे में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड फंक्शंस का पूरी तरह से एंड हो जाता है। यहाँ पर अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी यहाँ पर बन जाती है ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर गवर्नर जनरल की जो बंगाल था, क्योंकि बंगाल उस टाइम पे बहुत बड़ा हुआ करता था, मैंने मॉडर्न हिस्ट्री जब आप लोगों को पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर बंगाल जो है बहुत बड़ा हुआ करता, तो इसी के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यहाँ पर बना दिया गया। क्या था गवर्नर जनरल का नाम? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये सब याद रखना है, ये तो बेसिक सी बात है, याद रखनी ही पड़ेगी, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है कि आप लोग भूल जाएं या कुछ भी हो, याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है।
इसके अलावा यहाँ पर इसके पास सारी लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव पावर्स थी जो कि इसके अंडर यहाँ पर प्रोसेस की जाती थी। इसके अलावा यहाँ पर फर्स्ट टाइम कोशिश की गई कि यहाँ पर जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम है उसमें इंडियंस को पार्टिसिपेट कराया जाए। तो उससे जुड़े जैसे होता है ना संसद में कि अभी पर्टिकुलर जैसे आप लोगों ने कभी जैसे अभी करंट टाइम में इंडिया के अंदर भी देखते होंगे कि कोई बिल आने वाला है लेकिन उससे पहले ही उस पर चर्चा आरंभ हो जाती है कि अब हम लोग ये करेंगे, ये बिल लेकर आएंगे, ऐसे करके चर्चाएं आरंभ हो जाती है ना। तो वही चर्चा है जो आरंभ होने वाली बात है। तो वो यहाँ पर स्टार्ट हो गई थी कैसे इंडियंस को यहाँ पर पार्टिसिपेट वगैरह किया जाए। हाँ, फाइनल बिल वगैरह अभी बाद में आएगा। और यहाँ पर एक और मेन काम किया गया था कि जितनी भी गुलामी थी, स्लेवरी थी, उसको प्रोहिबिट किया गया। मैंने आपको कल बताया था कि इंडिया के अंदर भी और भी बाकी अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा होती थी स्लेवरी। अमेरिका के अंदर तो अमेरिकन चाहते ही नहीं थे कि स्लेवरी से मुक्ति मिल जाए, क्योंकि स्लेवरी से कितना बढ़िया काम है, एक बार किसी को गुलाम बना लिया फिर उसके बच्चे भी गुलाम, उसके बच्चे के बच्चे भी गुलाम, फ्री के अंदर सारी चीज़ें हो रही है और बस खाना ही तो देना है। वैसे ये तो अभी भी चल रहा है बट अब उस लेवल पे नहीं है, है ना। अब दुनिया में उस लेवल पे नहीं है। अभी भी कई ऐसे देश है, कई ऐसी चीज़ें हैं, कई जगहों पर अब मतलब किसी को पता ही नहीं होता वो स्लेव है। तो ऐसे भी कई जगह पर काम चलता है। तो ये है बस। सो ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। इतना आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आज स्टार्ट करते हैं और वेदिका तुम्हारे लिए काम है, तुम टाइम टू टाइम अब मेरे को थोड़ा सा याद दिलाती रहा करना कि MCQs कराने हैं, है ना। तो 2-4 दिन के अंदर जैसे ये कुछ एक टॉपिक कंप्लीट हुआ करे तो उसके बाद जो भी हमारे इसके MCQs हैं पॉलिटी से रिलेटेड वो हम लोग प्रैक्टिस कर लिया करेंगे। थोड़े से इस बार अच्छे MCQs भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो 1833 तक हमारा कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ठीक है। सो ये लास्ट चार्टर एक्ट था। सबसे पहले तो ये चीज़ है, ठीक है, लास्ट चार्टर एक्ट था ये। इस एक्ट के तहत यहाँ पर क्या है, सेपरेट बंगाल का गवर्नर, अच्छा सेपरेट बंगाल का गवर्नर क्यों अपॉइंट किया गया, क्योंकि मैंने इससे पहले आपको क्या बताया था, क्या बताया था इससे पहले, जल्दी से बताओ। अभी बताया था ना कुछ कि सेपरेट क्यों यहाँ पर बनाने की जरूरत पड़ी होगी। एक मिनट, तुम्हारी आवाज अब बोलो। सर रीजन बहुत बड़ा था, रीजन बड़ा था और दूसरा ये भी तो था कि उसको जब इंडिया का बना दिया तो अब वो पूरे आसपास के सभी जगह का वो काम देख रहा है। मतलब अकेला आदमी जो पहले बंगाल का काम देख रहा था वो पूरे एक तरह से जितनी भी अंग्रेजों के अंदर टेरिटरी आ रही है उस सब का काम देख रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है अब बंगाल के लिए कुछ तो चाहिए, बंगाल के ऊपर फोकस कम हो गया होगा। सो इस वजह से यहाँ पर बेसिक सी बात है। अब यहाँ से क्या था कि अलग अलग एम्प्लॉयज़ का जो यहाँ पर एक तरह से उनकी रिक्रूट करने की प्रोसेस थी वो यहाँ पर कुछ कंपटीशन एग्ज़ाम्स के थ्रू कराई जाने लगी थी। तो लिख लो ये RECRUTMENT ऑफ द कंपनी was to be done through competitive exam। सो देख लो, अब तुम लोग अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का बदला लेना हो तो किससे बदला लेना है, अंग्रेजों से यही लोग स्टार्ट करा है कंपटीशन वगैरह इन्होंने, है ना। इनको ही कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें
और यहीं से जो है अब 53 का एक्ट है, यहाँ से ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज यहाँ पर एक तरह से इंडियंस के लिए यहाँ पर ओपन हो गया था, रास्ते खुल गए थे। अब प्रॉपर तरीके से इंडियंस पार्टिसिपेट कर सकते थे आईसीएस एग्जाम में। ICS लिख लेना, फुल फॉर्म तो समझ आएगी होगी, है ना। और यहाँ पे काफ़ी सारी और भी चीज़ें हुई थी। ICS इंडियन सिविल सर्विस, हाँ ICS वही है। इसके अलावा यहाँ पर मतलब कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी हुई थी, वो हमारे काम की नहीं है, लेकिन कुल मिला के ये है कि यहाँ पर अब क्या था कि कंपनी का धीरे धीरे करके पूरी तरह से अब क्या है कि गवर्नमेंट जैसे ही वो विद्रोह वगैरह होगा ना, कौन सा विद्रोह होगा? 1957। हाँ, जो वो विद्रोह होगा उसके बाद क्या है कि पूरी की पूरी जो पावर है वो ब्रिटिशर्स अपने हाथ में ले लेंगे, ठीक है। तो बस इसके बाद अब डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आएगा, और यहीं पर कह दिया गया था कि कोई फिक्स्ड टर्म नहीं है फॉर द कंपनीज रूल, कि कब तक रूल करेगी या क्या है, उस सबका कोई फिक्स टर्म नहीं है। बेसिकली इससे आप लोग एक चीज़ समझ सकते हैं कि ये सब बातें करने का क्या मोटिव है, क्या मोटिव है बताओ फटाफट, इसका क्या मोटिव है, कुछ बताओ। अरे गलत बताओ, सही बताओ, कुछ तो आंसर करो ना, कि मतलब क्या मोटिव होगा। प्रॉपर कंट्रोल, हाँ प्रॉपर कंट्रोल लेना है, बिल्कुल कॉमन सेंस। तो यहाँ पर उनको कंट्रोल लेना है। अब कोई आदमी को तुमसे डायरेक्ट तो कहेगा नहीं कि नहीं बस कब्जा कर लिया, धीरे धीरे कब्जा करते हैं। तो अरे मैं ऐसे नहीं कह रहा था, मैं ऐसे कह रहा था, है ना, ऐसे वाले लोग भी एक दूसरे के ऊपर कब्जा करते हैं, तो वो धीरे धीरे कब्जा करते हैं, डायरेक्टली तो बोलेंगे नहीं कोई भी। तो ऐसे ही कब्जा जैसे किसी देश पे करना हो तो वहाँ पे भी धीरे धीरे बात करते हैं। जैसे तुम अभी गाजा का एग्जाम्पल ही ले लो, गाजा के ऊपर पहले उन्होंने बोला कि नहीं यहाँ पर ये दिक्कत है, नहीं अब यहाँ पर ये दिक्कत है, अब ट्रम्प कह रहा है कि नहीं मेरे को ट्रम्प टावर बनाना है उसके आसपास, है। तो ऐसे करके मतलब डायरेक्टली लोग नहीं बोलते हैं, ऐसे ही ह्यूमन का स्वभाव ही ऐसा है कि वो डायरेक्टली यहाँ पर नहीं बोलते हैं, वो अपनी बात को इधर उधर से घुमा फिरा कर लेकर आएंगे। तो यही था, बस यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद डायरेक्टली हम जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स होते हैं आफ्टर 1857 वो पढ़ने वाले हैं। ये एक्चुअली मैंने ना कुछ तो आप लोगों को पढ़ा भी रखे हैं, लेकिन सारे बच्चों ने नहीं पढ़े और आप लोग भूल भी गए होंगे, तो मैंने इसलिए सोचा कि यहीं से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि इससे मैंने आपको कल भी बताया था प्री मेंस दोनों के अंदर क्वेश्चंस बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बेसिक फैक्ट्स उठा लेंगे प्री के अंदर, तो जैसे कि कब यहाँ पर सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस हुई, सुप्रीम कोर्ट कब बना, तो ऐसी वाली चीज़ें जो हैं, या फिर आपको मैंने बताया कि पर्टिकुलर कोई जैसे कोई घटना हुई है वो किस एक्ट के तहत, मतलब या फिर कोई मतलब जैसे कोई इवेंट हुआ है तो वो कौन सा एक्ट होने से हुआ है, या फिर ये सारी चीज़ें कि कौन सा एक्ट आने पर हुआ है। तो ये थोड़ा सा ऐसे प्रीलिम्स के अंदर आपसे या फिर क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इस वजह से उनको हम दोबारा कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलते हैं फिर से, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव, स्पेलिंग देख लेना लेजिस्लेटिव की, ठीक है नहीं है, रिफॉर्म्स आफ्टर 1857। सो यहाँ पर जब 1857 का विद्रोह वगैरह हुआ, उसके बाद यहाँ पर डायरेक्टली आता है। अच्छा, तुम लोगों को कराया नहीं मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, बताया नहीं बताया, पहले ये बताओ तुम्हें याद भी है? कराया नहीं कराया? सर ये टॉपिक कब होगा, मेन कॉन्स्टिट्यूशन कब आएगा? अभी बस इसके बाद, अरे ये तो हम लोग बहुत कम पढ़ रहे हैं, और भी ज़्यादा पढ़ने होते हैं, ये तो मैं आपको फिर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कम बता रहा हूँ। अभी आएगा इसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट आएगा 1861, फिर 1892, अभी लगेगी इसमें, कल तक का टाइम लगेगा।
उसके बाद यहाँ पर मॉडलेमेंट ऑफ रिफॉर्म्स 1919 तक, और उसके बाद यहाँ पर कहीं जाके फिर धीरे धीरे करके क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन प्लान, तो टाइम लगेगा अभी इसमें, 1-2 दिन का टाइम। ये थोड़ा सा बेस है, अब इसको पढ़ लोगे तो आप ही के लिए अच्छा है। मेरा क्या है, मैं तो अगर इसको छोड़ भी देता तो फिर आप लोगों को ही दिक्कत होती। अब आप लोगों ने उसमें भी नहीं पढ़ा होगा सही से। सर पढ़ा दो पहला वाला मैंने नहीं करा था। हाँ, मेरे को याद है ना, तुम लोगों को याद भी नहीं रहा होगा, करा भी होगा ना तो तुम लोग अभी नींद में होंगे कि कराया था या नहीं कराया था। मैं तुमसे पूछा, अभी किसी ने बताया ही नहीं कि ऐसा कुछ। सर गांधी जी के टाइम पे ज्वाइन किया था, जब गांधी जी आ गए थे ना, गांधी जी आ गए। अफ्रीका का कांड करके। प्रतीक्षा तो थी नहीं उस टाइम पे शायद, प्रतीक्षा ने तो हिस्ट्री करी नहीं है, तो बाकी लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है, मुझे याद है। सर 1857 में गांधी जी कहाँ से आ गए? अभी मैं गांधी जी को नहीं बोल रहा हूँ, वो मैंने तब से पढ़ा था भाई। ये कंट्रोवर्सी का टॉपिक तो नहीं ढूंढता कि कहाँ से गांधी जी को लाऊं। आशीष कंट्रोवर्सी का टॉपिक ढूंढता है। आशीष, उसके साथ तो नहीं जा रहे हो तुम? कौन है वो अभी जिसकी कंट्रोवर्सी हो गई है ना? कुणाल, क्या नाम है उसका, कुछ तो नाम है, अगर तभी। हाँ चलो आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पर। सो obvious सी बात है, सबसे पहले चलो क्रक्स में थोड़ा सा लिखवाता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ था? एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। ट्रांसफर्ड इट्स पावर्स टू, किसको पावर ट्रांसफर हुई थी बताओ फटाफट, ये तो बेसिक सी बात है, बताओ किसको हुई थी। ये मत बोल देना ब्रिटिश गवर्नमेंट, कोई अच्छा सा वर्ड बताओ। क्राउन। यस, ब्रिटिश क्राउन। गवर्नर जनरल के पास तो पहले से पावर थी अब ठीक है, कंपनी का नहीं रहा तो क्या बात है। इसके अलावा यहाँ पर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी। अब मैंने आप लोगों को ये चीज़ मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर भी बताई थी कि यहाँ पर जो पावर ऑफ क्राउन है वो एक्सरसाइज की जाती थी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के थ्रू। वो व्यक्ति का नाम क्या था? पावर ऑफ क्राउन एक्सरसाइज थ्रू, वो समझ लो तुम इंडिया का मालिक था एक तरह से। वाइसरॉय लिखा होगा किसी ने। हाँ, दिख नहीं रहा होगा तुम्हें किसने लिखा है, जल्दी से बताओ फटाफट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बताई थी ना एक पोस्ट। और इसको असिस्ट करती थी 15 मेंबर्स की काउंसिल। मतलब इसकी हेल्प के लिए असिस्ट करती थी इसको, ठीक है। अब जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी उसको क्या बना दिया गया था? अब आया यहाँ पर जो प्रतीक्षा ने बताया, गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी वो क्या बना दिया गया उसको? वॉइस रॉय, ठीक है। गवर्नर जनरल नाउ वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर जो मैंने आपको बताए थे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स थे और उनको भी अबोलिश कर दिया गया था। लेकिन इसको चाहे तो इग्नोर कर देना, लिखना है लिख लेना, आपकी इच्छा है। अबोलिशन ऑफ सिर्फ 3 मेंबर काउंसिल क्या बनाया आपने?
15 लोगों की काउंसिल्स थी जो अलग अलग डिसीजंस वगैरह लेने में मदद करती। मतलब जैसे पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स थे, सेक्रेटरी को मदद करती थी। हाँ सेक्रेटरी को, जैसे मान लो इंडिया के अंदर कोई इंसिडेंट हो गया है या फिर कोई प्रॉब्लम है तो वो सब उसको बताएगी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, मतलब इंडिया के लिए जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और वो जाके फिर क्राउन से परमिशन लेगा कि ये चीज़ करे या फिर ना करे। तो काइंड ऑफ ऐसा समझ लो कि एक जैसे छोटी मोटी संसद हो गई इनकी अपनी, कि छोटी मोटे 10-15 लोग मिलके डिसीजन ले रहे हैं पर्टिकुलर किसी चीज़ का। ठीक है, क्लियर है ना। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल याद है कल पढ़ाया था, किसके लिए थे ये? और इसका एक ये था कि किसी भी प्रकार का यहाँ पर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स नहीं लाए गए थे, मतलब कि इंडियंस को सीट दे दें या फिर इंडियंस को कोई वो दे दें, ऐसा कुछ नहीं किया इन लोगों ने। और यहाँ से जो है अब जो इंडियन सिविल सर्विस है वो किसके कंट्रोल के अंडर काम करेगी? जो ब्यूरोक्रेसी है क्राउन के। ठीक है, हाँ कार्तिक ऊपर करो। सर ये 5th पॉइंट में कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर लिखा हुआ है। अरे हाँ, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, इसको लिख लेना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से लिखा है वो। पहले कल जो लिखवाए थे ना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उस वही वाले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है। ठीक है, हो जाती है स्पेलिंग्स मिस्टेक। क्लियर है सभी को इतना? बस इसके अंदर यही है, और भी मतलब है तो काफ़ी सारे, बट ये है कि कुल मिलाकर हमें जितने जानने हैं वो यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। नेक्स्ट इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आएगा। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, तुम्हें थोड़ा सा वोर भी नहीं होगा। अभी हम लोग यहाँ पर पहले लिख लिया तुम लोगों ने, कभी फिर बोलो सर ने इधर उधर कर दिया सारा कुछ, लिख लिया ना। तो यहाँ सिचुएशन क्या चल रही है अभी कि कुल मिलाकर अब 1857 के बाद जो है फाइनली जो पावर है वो क्राउन के पास आ गई है सारी की सारी। मतलब उन्होंने कहा है कि देखो कंपनी वंपनी कोई रूल नहीं करेगी, क्योंकि ये लोगों ने विद्रोह करा दिया, पता चला कि इन लोगों के हाथ से ही सत्ता चली जाए, तो हम डायरेक्टली कंट्रोल ले लेते हैं। यानी कि ब्रिटिश क्राउन जो है इंडिया का अब मालिक बन के बैठ चुका है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ये लोग लेकर आते हैं अपनी संसद से, और उसके अंदर यहाँ पर सबसे पहले काम यही करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को डिसमिस कर देते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका कोई लेना देना नहीं है। अब डायरेक्टली जो भी डिसीजंस होंगे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट और यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन की तरफ से यहाँ पर लिए जाएंगे, है ना। इसके बाद यहाँ पर क्या है कि एक इसके अपनी पावर को एक तरह से यूज़ करने के लिए इंडिया में एक पोस्ट का निर्माण किया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो कि रिस्पॉन्सिबल है ब्रिटिश पार्लियामेंट को। मतलब उसका डायरेक्टली कनेक्शन है ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ। वो अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट को कोई काम इंडिया के अंदर कराना है तो वो फ़ोन लगाएगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, ठीक है, और फॉर इंडिया को उसको या तो फ़ोन लगाएगा कि भाई ये काम होना है, अब तू अपने 15 मेंबर की जो काउंसिल है उनके साथ डिस्कस कर। सर वो रहता तो ब्रिटेन में था वो, ये तो वो समटाइम मतलब उसकी जो सैलरी ड्रॉ होती थी, जो मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर ही बताया था, उसकी सैलरी ड्रॉ होती थी इंडिया से होती थी, लेकिन वो हाँ समटाइम्स ब्रिटिशर्स वहाँ पर रहता था, समटाइम्स इंडिया के अंदर रहता था। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है उसका कि वो वहीं पर रहता था। बस ये कि वो ब्रिज की तरह काम कर रहा है ना, वो ब्रिज की तरह काम कर रहा है एक तरह से, ठीक है। बाकी इसको असिस्ट करने के लिए मैंने बताया 15 मेंबर्स की यहाँ पर काउंसिल ओबियसली बात थी, और यहाँ पर फिर जो है गवर्नर जनरल की पोस्ट को वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया गया था, और यहाँ पर अब जो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स हैं और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं इन सबको अबोलिश कर दिया गया था, और कोई भी यहाँ पर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इंडियंस के लिए खासकर नहीं लाए गए थे। तो ठीक है, क्लियर है इतना सभी को? चलो नेक्स्ट यहाँ पर है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861।
तो इसके अंदर क्या किया गया, सबसे पहले इसके अंदर गवर्नर एक्सपेंशन किया गया, जो गवर्नर जनरल काउंसिल था उसका एक्सपेंशन किया गया, उसके अंदर और ज़्यादा मेंबर्स ऐड किए गए। सबसे पहला काम क्या किया गया यहाँ पर, एक्सपेंशन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। और गवर्नर जनरल अभी भी है एक्चुअली, मतलब जो एक तरह से वॉइस रॉय की काउंसिल थी उसी की बात कर रहा हूँ बस, जस्ट ये इसको ठीक कर लेना चाहे तो लिख लो। हाँ, वो थोड़ा ज़्यादा वर्ड ठीक रहेगा। फॉर लेजिस्लेटिव पर्पस, ठीक है। और फर्स्ट टाइम यहाँ पर इंडियंस को इंक्लूड किया गया लेजिस्लेटिव प्रोसेस में, ठीक है। तो कुछ इंडियंस को भी यहाँ पर रखा गया। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियंस वर इंक्लूडेड इन लेजिस्लेटिव प्रोसेस, ओके। लेकिन पता है, इस सब चीज़ में मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी पहले कि जो ओवरऑल अभी भी अथॉरिटी है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने जैसे काउंसिल के अंदर 15 मेंबर है, 20 मेंबर कर लिए, 30 मेंबर कर लिए, इन सब ने कोई फाइनली वोट डाल दिया और उसके बाद वोट डालने के बाद वो पर्टिकुलर चीज़ होगी। फाइनल डिसीजन अभी भी किस पे रिलाई करेगा, फाइनल डिसीजन किस पर करेगा, जल्दी से बताओ। क्राउन पे। इंडिया के टर्म में देखें तो वॉइस रॉय ऑफ इंडिया पर, ठीक है। यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इनके पास एक तरह से वीटो पावर थी। वीटो पावर का मतलब यही होता है ना कि कोई भी वो आया तो उसको तुम एक तरह से गिरा सको, कोई भी एक पर्टिकुलरली कोई भी जैसे प्रस्ताव आया उसको मना कर दो कि नहीं ये नहीं करना, ठीक है। तो बस यही कुछ बेसिक इसके अंदर काम किए गए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट जंप करते हैं डायरेक्टली मोर्लेमेंटो रिफॉर्म्स पर। ये लिख लिया ना, हम लोग कितना इजीली पढ़ रहे हैं ना कि ये ऐसे ये हुआ ऐसे हुए, कितने साल की बात है, पता है कितना स्लोली काम चल रहा होगा कि अब ऐसे हो रहा है, अब ऐसे हो रहा है। चलो आज किसी के जानने वाले का कोई बेबी हो रहा हो तो बताना मुझे। तुम लोग कहोगे सर ऐसे क्या है, आज क्या है? सर ऐसा क्या है कुछ आज जो भी बताओ तभी इंफॉर्मेशन दूंगा। आज जो भी बेबी हो रहा होगा ना तो बेचारा मतलब बस तुम समझ लो अपनी ज़िंदगी को रोने के लिए आ रहा है, मतलब इट्स टू डिफ़िकल्ट। ऐसा क्या है आज? बताऊंगा बाद में,
क्या है। ग्रहण। अभी फ़िलहाल हम लोग वापस से मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म्स से कुछ याद आया या नहीं याद आया? मोहल्ले मिंटो कौन थे? पहले तो यही पता होना चाहिए, कौन थे मोहल्ले मिंटो? याद है कुछ? चलो ऑप्शन देता हूँ, और इधर उधर वो गूगल मत करने लग जाना, गूगल तुम्हारा फूट जाए वो आग लग जाएगी फ़ोन में गूगल करा तो, ठीक है। जल्दी से, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर इंडिया एंड वॉइस रॉय। अब मुझे जल्दी से बताओ कि दोनों में से कौन सा कौन था, जल्दी जल्दी, और गूगल नहीं करना है इस बार। गूगल तुम्हारे लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए कि तुम्हारा फ़ोन लॉक हो जाए अंटिल यू डू क्लास, है ना। बताओ जल्दी से। सो मोहल्ले सेक्रेटरी मिंटो वॉइस रॉय। मोडले को क्या बना देते हैं हम? क्या बना देते हैं मोडले को? सेक्रेटरी, ठीक है। और मिंटो को बना देते हैं यहाँ पर वॉइस रॉय, ठीक है। ये चीज़ भी क्लियर रखना, ये भी ये नहीं कि सर ये छोटी सी तो बात है, नहीं पता तो क्या नहीं पता, ये पता एग्ज़ाम में यही आ जाए, और आने के भी चांसेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो टोटल काउंसिल हो गई थी ना, वो 60 मेंबर्स थे इस टाइम, टिल 60 मेंबर्स। यहाँ पर इसमें लेजिस्लेटिव और दोनों की जोड़ लोगे, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव की जो काउंसिल थी, ठीक है। तो इसमें अब तक जो 15 से स्टार्ट हुआ था। यस 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 यस, अब सही पकड़ा है कर्तव्य ने कि यहाँ पर जो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इतना लिख लिया। यहाँ पर एक फर्स्ट मेंबर थे इससे जुड़े हुए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये फर्स्ट व्यक्ति थे जिन्होंने क्या करा था, बिकेम द फर्स्ट इंडियन, इनका नाम कई बार एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, टू जॉइन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसको स्टार मार्क कर लेना चाहे तो। और ये क्या बने थे? ये बने थे फर्स्ट लो मेंबर, ठीक है। तो फर्स्ट लो मेंबर ये बन गए थे। अच्छा, एक चीज़ और हुई थी यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट। यहाँ पर क्या किया गया था, याद आ रहा हो थोड़ा बहुत तो, इंट्रोडक्शन किया गया था किस चीज़ का? सेपरेट इलेक्टोरेट का। और किसके लिए? किसके लिए क्या? हाँ, अलग अलग, इवन मुस्लिम्स के लिए स्पेशली यहाँ पर डाला गया था, और अलग अलग सिख्स के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, ऐसे करके इन लोगों ने धीरे धीरे अलग अलग सेपरेट रिप्रेजेंटेशन देने के लिए कि इनका अलग वही डिवाइड एंड रूल करने के लिए। सो यहाँ पर माइनॉरिटीज़ के लिए अलग अलग डाला गया था, ठीक है। This is a major step towards communal representation, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन,
इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल कैन वोट। ठीक है, तो लिमिटेड नंबर्स लोग थे जो कि वोट यहाँ पर कर सकते थे। यहाँ पर आप में याद रखने वाली बात सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की है कि ये फर्स्ट लो मेंबर थे। आप लोगों से देखो, आप लोग एग्जाम से जुड़ा भी क्वेश्चन हो सकता है ये, सो इसको थोड़ा सा याद रखना। अगर हम पूरे के पूरे मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के इम्पैक्ट्स देखें तो मेजरली इम्पैक्ट्स यही हुए थे कि यहाँ पर इससे स्ट्रेंथन हुआ था, जो कम्युनल डिवीज़न है और ज़्यादा बढ़ गया था, एंड बिकॉज ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। और यहाँ पर इससे देखा जाए तो जो फर्दर 1919 के यहाँ पर दोबारा से रिफॉर्म्स आएंगे, मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो आएंगे, उनकी यहाँ पर फाउंडेशन रखी गई थी। और यहाँ से ही इंडिया के अंदर पॉलिटिकल जो अवेयरनेस है वो एक तरह से जागनी स्टार्ट हुई थी। कैसे वो अच्छा कि मतलब जैसे इंडियंस को पता चला कि अच्छा ऐसे वोट भी कर सकते हैं, अच्छा अगर हम लोग इसको चूज़ करेंगे तो ये हमारे लिए काम करेगा। एक ट्रांसपेरेंसी, या इसके अलावा कह सकते हैं कि क्या वर्ड यूज़ होगा, जैसे अकाउंटेबिलिटी, जैसे कि पर्टिकुलर कि अच्छा ये व्यक्ति हमारे लिए काम करेगा अगर हम इसको इलेक्ट करेंगे तो। इससे पहले तो इंडिया ने ये देखा था ना कि डायरेक्टली यहाँ पर कोई आया, उसने कब्जा कर लिया, वो रूलिंग करना स्टार्ट कर दिया। सो इसके अलावा यहाँ पर नेशनलिस्ट जो मूवमेंट्स थे वो सब भी यहाँ से बढ़ने स्टार्ट हुए। इसके अलावा यहाँ पर किसको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है? जल्दी से ये आंसर आप लोग दो। फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, सो कौन होगा? मिंटो। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। ठीक है, सर मुझे लगा तुम गाना सुना रहे हो, क्लास बोर हो रही है। नहीं, वो कॉल आ गई। सर ये फर्स्ट इंसिडेंट था कम्युनल, मतलब ये डिफरेंसेस पैदा करने का? नहीं, ऐसा इससे पहले अंग्रेजों ने छोटे छोटे स्टेप्स लिए थे, लेकिन ये मेजर वो कह सकते हैं कि मेजर फर्स्ट वो था कि यहाँ से जो है खुल के चीज़ें सामने आई थी। इसी के बाद तो सारे की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। असल में यही वाला जो मेजर इंसिडेंट था जिससे अंग्रेजों के रियल इंटेंशन समझ में आई थी। उनको समझ आ गया था ज़्यादा दिन तक रूल करना है तो यहाँ पर डिवाइड करना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो कोई इधर उधर से आके तलवार उठा के हार्मनी उनको जो इशू लगा था वो 1857 रिवोल्ट के बाद। हाँ, उनको फिर मतलब समझ आया कि यही चीज़ की ओवरऑल कि अगर ये स्ट्रेंथन रहेंगे, नेशनलिस्ट की भावना रहेगी इनके अंदर, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी ना इन फ्यूचर। नेशनलिस्ट की भावना और हिंदू मुस्लिम की भावना रहेगी तो वो अपने अपने लिए लड़ेंगे फिर कि हमें दे दिया, चलो हमें नहीं दिया, हमें भी दो। और बाकी अलग यहाँ पर हिंदू मुस्लिम ही नहीं, सिर्फ इवन सिक्स, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, जमींदार्स, इस टाइप से डिवाइड किया गया था। ये सिर्फ वहाँ तक ही सीमित नहीं था कि सिर्फ पर्टिकुलर कोई रिलीजन के बेसिस पर, ये कम्युनिटी के बेसिस पर, हर सेक्शन को हाँ, यस, फाइनेंशियल बेसिस पर। अब जमींदार्स की एक अलग ही वो रहती थी कि जमींदार्स हैं, ये जमींदार्स हैं, तो वो लोग सपोर्ट ही नहीं करते थे कभी फिर इस चीज़ को, क्योंकि अंग्रेज उनको फ्यूल देते रहते थे। फ्यूल के नाम पे उनका पेंशन, कोई पैसा आ रहा है या कुछ आ रहा है तो भाई वो क्यों झगड़ा करेंगे, क्यों झगड़े में पार्टिसिपेट करेंगे। इवन वो चुपके से नाम भी बता देंगे, अच्छा इसने किया है। बाकी इंडियन क्रिश्चियंस को भी, एंग्लो इंडियंस को, यूरोपियंस को, कुछ को जो इंडिया के अंदर कुछ रह रहे थे लोग उनको भी, तो सबके लिए अलग अलग कर दिया। दिस इज़ द बेस्ट वे टू रूल फॉर द लॉन्ग टर्म। चलो इतना हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पर आएंगे मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एंड द GOI एक्ट। इसका क्या मतलब है GOI का?
क्या मतलब है जियो? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक्ट 1998। कल किसी ने ये नहीं बताया कि हिंदी की क्लास जो है वो है नहीं। मैं कल से ये कन्फ्यूज़न मैंने यहाँ पर कि कल हिंदी की क्लास है, मैंने इसलिए क्लास कल जल्दी रखी कि हिंदी क्लास है, पता चला हिंदी क्लास तो होती नहीं थर्सडे को, वो आज है हिंदी क्लास। ये वेदिका तो लेती है हिंदी क्लास, इसको भी नहीं पता था कि हिंदी क्लास है नहीं है, इसने भी नहीं बताया मुझे। और भी कौन कौन लेता है हिंदी की क्लास? प्रतीक्षा तो थी नहीं कल क्लास में, और कर्तव्य तो लेता नहीं है। हाँ तो अब बता रहे हो ना तुम लोग, पहले बताने का चाहिए था, कोई बात नहीं। चलो तो हाँ ठीक है, मैंने इसी वजह से फिक्स कर लिया, क्योंकि फिर वो कन्फ्यूज़न हो जाता है ना, फिर वो एक दूसरे को टांग खींचते रहते हैं कि ये इस टाइम कर लो, फिर बच्चे अलग, तुम लोग कंफ्यूज कर देते हो किसको कि इस टाइम कर रहे हैं सर, इस टाइम 5 बजे आपका लिंक लेके बैठे मैं ज्वाइन मैं तो बता ही रहा हूँ। तो टू मच फन करने की जगह ऐसे ही ठीक है, अपना 3 बजे ही कर लो, काम ख़त्म। कब है तुम लोगों का एग्ज़ाम? सर भगवान ने चाहा तो होगा। अरे नो, ये वैसा वाला नोटिफिकेशन था क्या? मतलब जिसके अंदर वो जस्ट बता, डेट नहीं आई है, अभी सिर्फ फॉर्म भरवाना है। ओ पहले से ही? अभी तो सर इसमें सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद शायद। फिर तो कर्तव्य सही कर रहा है, फालतू में मेहनत नहीं करनी। टाइम वेस्ट, क्या फालतू का काम करो। अरे सर बहुत ज्यादा इन्होंने मतलब हर चीज वो बना दी है कि कुछ श्योरिटी, कुछ सर्टेनिटी किसी चीज में नहीं है। हाँ, कोई से एग्जाम में नहीं है भाई ये तो। सर एटलीस्ट सिलेबस तो फिक्स होता है, इस बार सिलेबस चेंज कर दिया, पैटर्न बदल गया, सब्जेक्ट्स बदल दिए सर, 34 सब्जेक्ट कर दिए सर। 34 में से तो 34 में से जो सब्जेक्ट्स होंगे मेनली तो आप लोग के ही होंगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक। 34 के 34 लोग ही हैं, लेकिन उसमें सर पूरा इतने नए सब्जेक्ट ऐड कर दिए कि पूरी पैटर्न बनेगा ही नहीं ना कि किससे कितना क्या आएगा। हाँ ये तो है, ये तो एग्ज़ाम देने के बाद ही पता चलता है कि उस वाले सेक्शन में से इतने क्वेश्चंस आ गए हैं। नए और पुराने दोनों लोग आ रहे हैं, तो उसका नहीं पता कि किस तरह से उसको प्रोजेक्ट करेंगे, क्वेश्चंस को कैसे फॉर्म करेंगे। हाँ ये भी है। कार्तिक की जवानी खत्म हो जा रही। नहीं स्ट्रॉन्ग होल्ड ऐसे नहीं करने का। अरे बात तो सही है, वैसे सीरियस बात है, फालतू पे सीरियस बनाना नहीं चाह रहा हूँ बात को। ऐसे ही है भाई, लोग परेशान हैं इंडिया के अंदर, ये जानबूझ के पता है इनकी साजिश है गवर्नमेंट की, ये लोग, इनको पता है, ये चाहे तो उसका वो कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर आदमी के 2-3 अटैम्प्ट कर दो कि भाई इतने होता है तो ठीक है, वो अपना दूसरा कोई काम देख लेगा, लेकिन उसको समझ आ जाएगा कि मेरे को दंगे करने। हाँ मैं वही, यही तो दिक्कत है कि रखो ना, फिर वो झगड़ा करेगा, खत्म हो जाए बुढ़ापे में क्या ही कर लेगा। और क्या 30 साल के बाद वो क्या ही करेगा, फिर बोलेगा मेरे तो बच्चे हैं, मैं कहाँ लड़ने जाऊँगा। एक्सटेंशन दे देंगे 40 तक जाते हैं। हाँ 40 तक भी जाते हैं, यूपी पीसीएस के अंदर ही 40 तक लोग जाते हैं। सही है, होने दो, बट आप लोग भी अपना वो करके रखा करो ना, मतलब कुछ ऐसा कुछ काम जो तुम्हें अच्छा लगता हो साइड में कर लिया करो, थोड़ा बहुत कुछ तो। घूमने जाते हैं ना। तो ट्रैवल ब्लॉगर बनने की अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तो डेफिनेटली यू कैन डू इट, तो वो भी अच्छी चीज़ है, उसमें क्या बुराई है, लेकिन करना चाहिए भाई, सीरियस सी बात है, क्योंकि एग्ज़ाम्स ऐसे थोड़ी हैं, इनमें मेंस होते हैं, फिर इंटरव्यू होते हैं, तो ये तो अपने साथ खिलवाड़ करने की जैसी चीज़ है। बाकी चलो इतना सीरियस नहीं होने का, पढ़ते रहो। आज के लिए इतना ही। इस टाइम हैं? अरे नहीं, क्लास खत्म नहीं हुई है, रुको, वो सिर्फ शिक्षा कह रही है सर अभी तक मैंने एक भी अटैम्प्ट नहीं दिया और मैं अभी से खौफ में हूँ। जितना खौफ में रहोगी उतना जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। एक IAS थी तो वो इच्छा से पूछो सर, अभी इसने कोई अटेम्प्ट नहीं दिया। हाँ एक तैयारी नहीं की, साइड बाय साइड मेन कोर्स चल रहा था पढ़ाई। हाँ मैं यही तो वो सोचो जो 4-5 साल से लगे पड़े हैं उनका खौफ सोचो।
जो लोग थोड़ा सा डर के पहले से ही तैयारी करते हैं ना, उनके लिए अच्छा ही है कि वो लोग एटलीस्ट कर लेंगे। और जो सर बहुत बढ़िया रहता है। हाँ, एक मैं बता तो रहा हूँ, एक आईएएस थी तो वो यही बोल रही थी कि मेरे को जब मतलब मेरे को डर लगता था कि घर वाले शादी करा देंगे फ्री हो जाएगा, तो मैं इसलिए पढ़ती थी और पढ़ती थी और पढ़ती थी, फिर मेरे को और डर लगता था फिर और पढ़ती थी, तो ऐसे कर करके मेरा फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन हो गया। उनका नाम अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है उनका, सही है सर, यंग एज से आप क्लास के साथ साथ तैयारी करो ना, अच्छा है। जैसे लाइबा, अदर, प्रतीक्षा, बहुत अच्छा है, धीरे धीरे बन जाता है कुछ। कर लेंगे ये लोग कुछ ना कुछ जीवन में, पर टाइम बहुत जल्दी से निकलेगा। तुम लोग ऐसे मत सोच लेना कि, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं देख चुका काफ़ी लोगों के साथ। कई लोग ऐसे ना, ग्रेजुएशन में मेरा एक कज़न भी है, वो भी बड़ा मतलब वो बीए के फर्स्ट ईयर से तैयारी कर रहा है। वो मैं तुम्हें बताऊं तो उसका अभी तक उसके मार्क्स आते हैं, उसमें से जैसे मान लो 200 नंबर का पेपर होगा प्री यूपीपीसीएस का या यूपीएससी वगैरह, उसके 20 नंबर आते हैं अभी भी। और घर वालों को बोलता है वो मेरे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, वो ना बस मैं 1-2 नंबर से रह जाता हूँ। तो उसका रह जाना वाला जो खतरनाक फैक्टर है, ऐसे वाले काम नहीं करने किसी को भी, 1-2 नंबर से रह जाने वाले। चलो वापस आते हैं इस पर इंट्रोडक्शन यहाँ पर कि सबसे पहले यहाँ पर कौन जो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इस टाइम पर? तो मॉन्टेग्यू। ये याद रखना कि कौन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। सर मैं जो पैटर्न ड्रॉ कर रहा हूँ, पहला नाम सेक्रेटरी, दूसरा वॉइसरॉय, क्या ये सही है? हाँ ठीक ही है। बस सर फिर तो कर देंगे कौन सेक्रेटरी। तो कोई ज़रूरी थोड़ी है ये लिखा आएगा तुम्हारे लिए, ये तो मैं लिख रहा हूँ ना। सर ये तो बताएगा कब का पूछ रहा है, किसके वॉइसरॉय का पूछ रहा है, ये ईयर से पूछेगा? नहीं मतलब यूपी के अंदर समटाइम्स वो यूपी में पूछ लेते हैं ईयर्स वगैरह से, इसलिए बता रहा हूँ मैं। तो बाकी तो कुछ नहीं है, बाकी तो सर आप पैटर्न ब्रेक कर देते हो मेरा। नहीं, पैटर्न ऐसा आता नहीं ना यूपी में। सीरियसली यूपी जो यूपी पीसीएस जे है और यूपी पीसीएस वाला एग्ज़ाम है, दोनों काफ़ी टफ एग्ज़ाम है। इनका प्रीलिम्स मेनली बहुत टफ है, ये मजाक की बात नहीं है। वो जस्ट मतलब वो तो हम मजाक में थोड़ा सा डीमोटिवेट ना हो इस वजह से मैं आप लोगों को मतलब बोलता रहता हूँ। अदरवाइज दे आर द टफेस्ट एग्जाम। इवन यूपीएससी का एग्ज़ाम भी यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम से मतलब वो क्या है, उसमें कोई ये श्योरिटी नहीं है। यूपीपीसीएस वाला जो एग्ज़ाम होते हैं, ये जे वाला भी और दूसरा वाला भी, कि तुम पढ़ के गए हो तो इसमें यही है कि तुम लोग डायरेक्टली हिट भी करोगे, क्योंकि उसके अंदर जो क्वेश्चंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल बेस कई बार हो जाते हैं। कई बार वो मतलब पैटर्न ही चेंज कर देते हैं एग्ज़ाम्स का, कि पता चला वो टाइम इतना कम दे दिया और क्वेश्चंस ऐसे दे दिए कि वो उनको पढ़ने में इतना टाइम जा रहा है। सो मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, बट प्रैक्टिस। हाँ, कोई सर पैर नहीं है, ये वर्ड अच्छा है आशीष का, कोई सर पैर नहीं है उनके। और ये आजकल सारी चीज़ों को यही तो बना रहे हैं, जिसको थोड़ा सा वो बना रहे हैं, मतलब प्रैक्टिकल नहीं, वो बोलेंगे अनप्रिडिक्टेबल। एग्जाम्स को क्या बना रहे हैं? अनप्रिडिक्टेबल। और ये चीज़ आप लोग ऐसा मत सोचो कि हमारे ही एग्जाम्स के साथ है। इवन एसएससी लेवल्स के जो एग्जाम होते हैं, जिनसे बाकी के एसएससी को पता होगा आप लोगों को, जो 12th के बाद दे सकते हैं, या फिर कुछ ग्रेजुएशन सीजीएल सीएचएसएल और एनडीए वगैरह का भी एग्जाम, सबके अंदर सेम चीज़ है। सबके अंदर फॉर्मेट रेगुलरली चेंज हो रहे हैं, सबके अंदर अनप्रिडिक्टेबल बनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि कंपटीशन ही इतना है। तो जिसका लक चल जाता है बस चल जाता है, बाकी अपनी पढ़ाई मेहनत तो है ही, वो तो सबसे पहले ही है। बहुत हो गया है, जल्दी चलते हैं आगे। इंट्रोडक्शन। जल्दी के नाम पे तो एक पेंसिल नहीं लिखना बंद कर दिया, कैसी बात कर रहे हो सर, जल्दी नहीं। सर वो गॉसिप में इंटरेस्टेड है ना, लग रहा है इसको। लो, इसकी गॉसिप ख़त्म कर दी है मैंने, अभी नहीं इंटरेस्टेड रहेगी। चार्जिंग निकाल दिया है। ये बेसिकली क्या हो रहा था, यहाँ पर इसकी गॉसिप कंट्रोल हो रही थी पॉजिटिव निगेटिव चार्ज से। मैंने तुम्हें बताया था ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आ जाता है हर एक फ़ोन के ऊपर, हर एक उसके ऊपर डिवाइस के ऊपर जब चार्ज करते हैं। फिजिक्स के अंदर पढ़ाया था। तो उससे क्या होता है, टैबलेट की स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं चार्ज, प्लस माइनस, और वो तभी ये टच डिवाइस जो होते हैं चार्ज करते में वियर्ड करते हैं। यस। और अगर वो हाई क्वालिटी का चार्जर है या फिर अच्छा है बहुत ज़्यादा, तो अलग बात है। अदरवाइज वो वियर्ड बिहेव करने लगते हैं कई डिवाइसेस।
सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी, यहाँ पर ड्यूअल गवर्नमेंट प्रोविंस के अंदर यहाँ पर होनी स्टार्ट हो गई थी यहाँ से। और ड्यूअल गवर्नमेंट के अंदर यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स रखे गए थे, पहला था रिजर्व्ड एंड दूसरा था ट्रांसफर्ड। रिजर्व कौन से यहाँ पर है कि कंट्रोल्ड बाय दी, अच्छा प्रोविंस क्या होते थे मैंने आपको बताया था, गवर्नर एंड ब्रिटिश ऑफिसर्स जो भी हैं। जैसे कि हो गया एग्जाम्पल, जल्दी से बताओ फट। स्टेट्स डिवाइड कर देते थे। हाँ प्रोविंस मतलब जैसे करंट टाइम के स्टेट्स टाइप आप लोग समझ सकते हो। कोई वर्ड अगर समझ ना आया करे तो पूछ लिया करो, हमें ऐसा लगता है बाद में देख लेंगे, अभी पढ़ेंगे ना दोबारा हम, वो पढ़ेंगे क्या, वो तो फिर रात को रील देखनी है, फिर पढ़ना क्या है दोबारा, तो अभी जो करना है कर लो। मेरे को तो रील से भी मन भर गया है, रील भी देखने की इच्छा नहीं होती है। मेरे फ़ोन ना मेरे हिसाब वो क्या बोलते हैं पसंद की रील नहीं देता है, वो अपने हिसाब से रील देता है, कभी कभी अच्छी रील, कभी कभी ऐसे ही मतलब अजीब सी रील जो मुझे पसंद नहीं आएंगी। रील्स का भी वो है पूरा कि कौन सी रील्स कब किस टाइम, तुम लोग देखना कि रात को अलग रील्स दिखाएगा वो, सुबह के टाइम अलग रील्स दिखाएगा, दोपहर के टाइम अलग रील्स दिखाएगा, ऐसे भी करता है वो। चाहे तो नोटिस कर लेना एल्गोरिथम। सर रील से याद आया, इंस्टा पे एक अकाउंट है इट्स शो, वो आप ही हो? ऐसे तुम मेरा अकाउंट पे वो रख रहे हो नज़र? शायद लॉक कर रखा है, क्या नजर रखेंगे। दिखा था मेरे को एक वो हंसता हुआ सा चेहरा, नूरानी चेहरा। वाह आप ही हो ना? नहीं मैं नहीं हूँ, मेरा भाई है वो। जल्दी से लिखो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड लोकल गवर्नमेंट। सो ये वाला तो मैंने शायद ये भी आपको डिटेल में पढ़ा रखा है, अब ये मत बोल देना कि सर ये नहीं पढ़ा रखा है। नहीं पढ़ा रखा है, चलो तुम्हें ना कल मैं वो ढूंढ के लाता हूँ और तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम लोगों को पढ़ाया है नहीं पढ़ाया है मैंने। ये आशीष तुम्हें भी पढ़ाया है, कर्तव्य को पढ़ाया है, मैं को याद है अच्छे से यार, मैंने पढ़ा रखा है वो। इवन इसकी तो उस टाइम पे मैंने आपको अच्छे से पीडीएफ्स वगैरह बनाकर पूरा डिफरेंशिएशन और सारी चीज़ें मतलब बता रखी थी। गांधी जी 1906-5 के आसपास आए थे ना? गांधी जी 1906-5 के पास आए थे। अरे आए, गांधी जी से तुम्हारा क्या लेना देना है? मैंने तभी क्लास उसके बाद मैंने पढ़ा है। मेरे को तो याद है तुम्हारी क्लास, तुम तो पहले से ही क्लास करते थे, मुझे तो ऐसा ही नहीं सर, मैं लेट आया था, मैं लेट आया। पता नहीं मुझे, तुम लोग कंफ्यूज कर रहे हो। प्रतीक्षा दोबारा से पढ़ाएंगे, मैंने पूछा था सर से, पढ़ेंगे, अभी कुछ टाइम रुको ना, पहले ये कंप्लीट हो पॉलिटी वगैरह, पढ़ेंगे दोबारा से सर। इसके अंदर लिख लो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स और रिजर्व सब्जेक्ट्स के अंदर, ठीक है। इसके अलावा एक्सपेंशन ऑफ, चलो expansion of legislative councils, ठीक है। अब यहाँ पर जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी उसको सेंट्रल लेजिस्लेचर बोलने जाने लगा था, और यहाँ पर दो हाउसेस हो गए थे, काउंसिल ऑफ स्टेट, एक कौन सा था, काउंसिल ऑफ स्टेट विच इज कॉल्ड, जल्दी से बताओ इसको क्या बोलेंगे, अपर हाउस या लोअर हाउस?
एक लेजिस्लेटिव असेंबली, अपर हाउस, काउंसिल ऑफ स्टेट अपर हाउस, लेजिस्लेटिव लोअर हाउस। ठीक है, अपर हाउस और इट इज कॉल्ड लोअर हाउस। So, एक बार ये हेडिंग दिखा देना, सेकंड वाली, एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ओके सर। ये काफ़ी बड़ा था पूरा का पूरा, जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें भी ली गई हैं, मतलब इस वाले एक्ट में। इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बताया था, अगर ये क्वेश्चन आता है तो उससे जुड़े यहाँ से आप काफ़ी सारी चीज़ें उठा सकते हो। तो तुम बोलोगे सर पहले फ्री तो हो जाए, उसी के बाद मेंस की बात करना, पहले ही मेंस वेंस की बात मत करो। तुम लोगों के उसमें कितना टाइम रहता है मेंस के अंदर, 3 महीने का कितना? पता ही नहीं होगा तुम्हें। डेढ़ से 2 महीने का, ठीक है। सर जो कमीशन रहता है ना, वो तो बहुत ज्यादा नाटक करता है। ये हिमाचल में सिर्फ 15 दिन दिए थे। कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट ही कर पाओगे, अब तो वो इनफाइनाइट खींचेगा। होम। ऐसा ही कर देते हैं, किसी को डिले कराना हो कि पढ़ने में देरी हो रही हो तो 1-2 जाके केस डाल दो, बाद में माफ़ी मांग लेना कि वो हम लोग ऐसे नहीं करवाना चाह रहे थे, अब कर लो, अब हम अपना केस विड्रॉ करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, अभी वोटिंग राइट्स सभी को नहीं मिले थे। वोटिंग राइट्स जो थे वर ग्रांटेड ऑन द बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटस, प्रॉपर्टी, एजुकेशन एंड टैक्स क्वालिफिकेशन। मोस्ट ऑफ जो लोग टैक्स वगैरह देते थे उनको ज़्यादा राइट्स थे। सो ये एक तरह से लिमिट करता था ये चीज़ कि वोटिंग का राइट तो है लेकिन कुछ लिमिटेड लोगों को है, ठीक है। और यहीं से क्या हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट, ये बहुत बड़ा है, मैं तुम लोगों को लग रहा होगा कि इसके अंदर हम लोग इतना सारा क्यों लिख रहे हैं, इतना सारा नहीं है, बहुत बड़ा एक्ट है, ये तो बहुत कम लिखा है हम लोगों ने। पब्लिक सर्विस कमीशन, ये 1926 में फाइनली इस्टेब्लिश हुआ था इस एक्ट के बाद। इसी टाइम पे यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी चला था, याद है किसी को टाइमलाइन 1920 से लेके 22 के आसपास तक। सो कुल मिलाकर हम इसमें ये कह सकते हैं, बस और ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं इसके अंदर, या ये कह सकते हैं कि एक तरह से जो 1919 का एक्ट था, इट वॉज ए स्मॉल स्टेप टुवर्ड सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है। बट इससे ये नहीं है कि इंडियंस जो है सेटिस्फाई हो गए थे या फिर फुल वो मिल गया था, है ना, फुल मेजोरिटी जैसा कुछ नहीं था इंडियंस के पास अभी भी, मतलब कि कोई पावर बहुत ज़्यादा हाथ में, अभी भी अल्टीमेट पावर किसके अंदर थी, किसके पास थी अल्टीमेट पावर? ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन के पास, ठीक है। चलो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ या फिर ठीक है आगे चलें, जल्दी बताओ।
आओ जल्दी से कुछ, चलो। सर आज का क्या दिन है? क्यों आज का क्या दिन है? क्या आज का क्या दिन है मतलब सैटरडे है? ओ खास ओ चलो अभी बताऊंगा, रुको थोड़ी देर उसके लिए। अभी फ़िलहाल इसका मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, आप लोग MCQs थोड़े से पूछ लूँ आपसे या क्या करूँ, वो मैं सोच रहा हूँ अभी तो फ़िलहाल। चलो MCQs ही बताओ, ऐसे ही बता देना, ओरली पूछ रहा हूँ। द फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया सेटअप अंडर द विच एक्ट? जल्दी से बताना। द फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया वाज सेटअप अंडर विच एक्ट? सुनाई तो दे रहा होगा। 1919। और तुम जो लोग बेशर्मों की तरह बाकी के लोगों ने आंसर नहीं करा ना, अभी तो लिखा है यार, अभी लिखा है जस्ट अभी, है ना, इसमें अभी मैंने बताया है 1919 वाले में ही बताया है ना, 1919 वाले में। तो तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड कहाँ पर है? चलो दूसरा बताओ यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो अभी पढ़ा है हमने, तो इसका पहला फीचर है क्या? कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिल गया था इंडिया को, बस ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं अभी रफली, या डिवीज़न ऑफ सब्जेक्ट हुआ था इसके अंदर, या फिर डायरेक्ट एबोलिशन हुआ था सेपरेट इलेक्टोरेट का, या फिर डायरेक्ट इलेक्शन फॉर प्राइम मिनिस्टर। कौन सा हो जाएगा? ठीक है, बी वाला है ना, करेक्ट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इंट्रोड्यूस बाई कैमरल एट विच लेवल? लोकल, सेंट्रल या फिर विलेज? बाई कैमरल मतलब कि बाई कैमरल का मतलब समझ आ बाई कैमरल का मतलब समझ आ रहा है ना? हाँ ठीक है। मोंटेगू चैम्प्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 इंट्रोड्यूस विच चलो ये छोड़ो, रहने दो इसको। अभी जो मैंने वो बताया था ऊपर बताओ। द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड टू द ब्रिटिश कैबिनेट एज अ पार्ट ऑफ दीज रिफॉर्म्स वाज? महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, गोपाल कृष्ण गोखले। सी वाला ना, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। भाई लाइवा लगा पूछो, लाइवा से पूछो, लाइवा को सब पता है बेचारी को, वो आके क्लास करेगी क्या क्लास में, उसको सब पता है। लाइवा का भी वैसे GS कर लेगी वो, जहाँ तक लगता है, अगर फर्स्ट टाइम के अंदर ही। Who was the Secretary of State for India during Morley Minto reforms? Secretary of State of India. मॉर्ले। आज कर्तव्य के अंदर लाइवा की आत्मा तो नहीं घुस गई? प्रोसेसिंग फास्ट हो रही है इसकी। सर पैटर्न। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आर नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग विच मेजर फीचर? मैं बहुत बेसिक से क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ रहा हूँ, जस्ट मतलब जो अभी हमने पढ़े उसका जस्ट रिकैप टाइप है कि किसके अंदर क्या था, तो इसलिए मैं आपसे बेसिक कम्युनल राइट्स अच्छे वाले MCQs कराऊंगा। देखो अभी तुम लोग इस बार थोड़ी सी दुनिया हिला देते हैं, पोपट लाल वाली दुनिया हिला देते हैं, इस बार अच्छे MCQs करेंगे जो तुम्हें लगेगा कि सच में ये एग्ज़ाम्स में सर यही तो आते हैं। रुको बस तुम कुछ दिन क्या, अभी 2-4 दिन के अंदर ही करेंगे जब भी नेक्स्ट क्लास होगी। द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 ग्रांटेड विच पावर टू द गवर्नर जनरल? सुन लिया क्वेश्चन। द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 ग्रांटेड विच पावर टू द गवर्नर जनरल? पावर टू डिसमिस द ब्रिटिश पार्लियामेंट, पावर टू इशू ऑर्डिनेंस इन इमरजेंसीज, पावर टू इंट्रोड्यूस यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, पावर टू रिमूव द ब्रिटिश मोनार्क। ये तो कोई भी बड़े ही खतरनाक से वो लिखे हैं ऑप्शंस। सर ऑप्शंस दोबारा बोलना। पावर टू डिसमिस द ब्रिटिश पार्लियामेंट हो ही नहीं सकता, पावर टू इशू ऑर्डिनेंस इन इमरजेंसीज, तो यही है आंसर।
अच्छा बताओ, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 वाज पास ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच वॉइस रॉय? ऑप्शन है लॉर्ड डलोजी, लॉर्ड कैनिंग, रिपन या कर्जन। द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 किसके दौरान पास हुआ था? कौन? देखो चेक करके आंसर इसका, कैनिंग होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच न्यू ऑफिस वॉज क्रिएटेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858? सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वाइसरॉय ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। विच न्यू ऑफिस वॉज क्रिएटेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 वॉज इनेक्टेड एज द रिजल्ट ऑफ विच मेजर इवेंट? फर्स्ट एंग्लो अफगान वार, रिवोल्ट ऑफ 1857, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, बैटल ऑफ पलासी। तो बड़ा ही सिंपल है ये तो, रिवोल्ट ऑफ 1857। ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, बच्चों से भी बच्चों वाले क्वेश्चन हैं। अच्छा, स्टार्टिंग के अंदर जो मैंने आप लोगों को बताया था, हाउ मैनी न्यू मेंबर्स वर एडेड इन गवर्नर जनरल्स काउंसिल अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1853? ऑप्शंस हैं 4, 6, 8 या 10। So 10। 6 की बात हुई थी ना शुरू में, 6 ही तो थे। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द की फीचर ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1853? एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, इंट्रोडक्शन ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज, ग्रांटिंग सेल्फ गवर्नेंस टू इंडिया, इंट्रोड्यूस्ड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। सेल्फ गवर्नेंस तो हो ही नहीं सकता भाई, ये सी वाला जिसने भी बोला, सी वाला तो हो ही नहीं सकता। सिविल सर्विस, चलो यही था बस। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, करंट अफेयर्स करके क्लास को एंड करते हैं। बताओ जल्दी से आंसर। शशि। नहीं, भागना नहीं है, कहीं नहीं भागना, यहीं रहना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, फेंक के भी नहीं मारना है। तो विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च डिजिटल क्रॉप सर्वे सिस्टम? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ सैटेलाइट इज GSAT-18 दैट वाज रिसेंटली इन द न्यूज़? मैंने आपको सैटेलाइट के, वॉइस लो आ रही है मेरी? अल्फा 2 वॉइस लो है, सभी को आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही है? सभी ए वाला हुआ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। वेदिका वॉल्यूम बढ़ाओ। पता नहीं, दो माइक कनेक्टेड हैं, आई डोंट नो ये कैसे हो रहा है। तुम लोगों को भी कम आ रही है, बाकी लोगों को भी कम आ रही है वॉइस? बहुत तेज आ रही है, मैंने तो लैपटॉप की भी कम कर रखी है। वेदिका समथिंग इज इशू, समथिंग कुछ तो गड़बड़ है, घोटाला गड़बड़ फोन के अच्छा, इसमें। आप 2 माइक लगा के क्यों बैठे हो? बस तो एक से ही आ रही है। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि 2 माइक, उसमें जो पर्टिकुलर जो मेरे पास डिवाइस खुली हुई है उसमें 2 माइक लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि माइक से वॉइस कम आएगी। मेरे पास इस टाइम 4 डिवाइसेस कनेक्ट है, तुम्हें पता है, और चारों से भी एक से भी आवाज़ जाएगी तो पता नहीं चलेगा किससे आवाज़ आ रही है।
बांदीपुर टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बांदीपुर टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट, जल्दी से बताओ। क्या क्या बोला तुम लोगों ने? बी, सी, ए, कर्नाटका। नेक्स्ट है यहाँ पर वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? कौन ही डेवलप करेगा? लिखो लिखो आंसर्स में देख रहा हूँ। बी, DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। PM बानी स्कीम इज एसोसिएटेड विद विच सेक्टर? पहले केजरीवाल ने वाईफाई लगवाने थे 10 kbps की स्पीड आती थी। इंटरनेट सर्विसेज है। PM बाणी जो है बेसिकली वाईफाई एक्सेस नेटवर्क्स इंटरफेस इसका है ना, तो प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, वाईफाई हॉटस्पॉट बनाने की तरफ। पता नहीं गांव में ये स्कीम आई थी, फिर पता नहीं कहाँ चला गया वो वाईफाई का पैसा, कहाँ चला गया वो फाइबर के केबल्स दबा दिए, पता नहीं क्या चक्कर हुआ, पता ही नहीं चला। इंडिया में ना पता नहीं चल पाता सामान चला कहाँ गया, कि आया था बड़ी जोर शोरों से। सुना होगा तुम लोगों ने भी इधर उधर वो मतलब वो पाइप्स जो कई जगह पर मशीन खड़ी हुई होती थी ना, वो पाइप दबाते रहते थे लोग कि वो इंटरनेट पहुँचेगा, पंचायतें जुड़ेंगी गाँव की अचानक से बबल सा फूट जाता है फिर। चलो हो गया है वो, लग रहा है हाई स्पीड इंटरनेट। चलो नेक्स्ट है एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2025 वाज होस्टेड बाय विच कंट्री? तो यहाँ पर ए आंसर करा है तुम लोगों ने, ए सही है यहाँ पर। प्रतीक्षा एंड बाकी लोगों को ठीक है सबका। यूनाइटेड स्टेट्स। ये ड्रैगन तो उसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं ना, चाइना के लिए, फिर ये क्यों नाम रख रहे हैं इसका ड्रैगन ब्रेन? हाँ, चिढ़ाने के लिए कि तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे हम, औकात नहीं है तुम्हारी हमला करने की। सी ड्रैगन इज अंडर देयर कंट्रोल। अब ठीक आ रही है वॉइस, लग रहा है फिर नेटवर्क इशू होगा कुछ, जो सिग्नल्स हैं वो कैरी नहीं कर पा रहे होंगे इतनी ज़्यादा वॉइस। गंभीर रिवर दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज़ प्राइमरली लोकेटेड इन विच स्टेट? एक तो यार रिवर्स ना, इट्स टू डिफिकल्ट टू रिमेंबर। ये तो भाई मेरे याद ही नहीं रहती रिवर्स किसका क्या है क्या नहीं। ये तो मतलब इनको देख के सर घूमने लगता है। वो कितनी नदियाँ हैं भाई, कितनी नदियाँ हैं, जो कितने हो तुम सारे मिलके एक साथ बता दो किसी दिन। फिर इनके ट्रिब्यूटरी याद रखो, ये याद रखो कहाँ से निकलती हैं, ओरिजिन कहाँ है, कहाँ मिल जाती हैं, किस सागर में जाके गिर जाती हैं, है ना, कितना कुछ है। चैलेंजर 150 इज ए ग्लोबल डीप सी रिसर्च इनिशिएटिव एंडोर्स्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? So C. United Nations Education Scientific Culture Organization, UNESCO. Who won the Stockholm Water Prize 2025? इसका हो जाएगा गुंटर। चलो लास्ट क्वेश्चन और बताओ। A Eurasian goshawk, a medium-large raptor, was recently spotted at which wildlife sanctuary in Maharashtra? D. Koina. तानसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बैंकॉक थाईलैंड तो बंद हो गया है ना, बुकम वुकम आकर। सर प्लेन से जा सकते हैं? प्लेन से जा सकते हैं, प्लेन भी हिल जाता होगा थोड़ा बहुत